हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग बीएसएससी का सेट प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और ये बीएसएससी का सचिवालय सहायक में पूछा गया प्रश्न का जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न होगा। तो चलिए हम सभी प्रश्नों को एक एक करके डिस्कशन करते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर का डिस्कशन यदि आप बीएसएससी 10+2 के लिए बीएसएससी बीएसएससी 10+2 के लिए यदि आप डिस्कशन कर लेते हो तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर से हर साल पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर से जो भी प्रश्न दिया गया है, चाहे वो बीएसएससी के जरिए कोई भी एग्जाम में कंडक्ट कराया गया हो, तो आपको हर प्रश्न से को अच्छी से देख लेना चाहिए। क्योंकि चलिए, यदि आप यहाँ पे जब देखेंगे तो कुछ प्रश्न आपको आसान लगेंगे, तो कुछ प्रश्न आपका वही डिफ़िकल्ट स्तर का होता है। तो यही डिफ़िकल्ट स्तर का प्रश्न यदि आप अच्छे ढंग से कर लेते हो, तभी जा कर के आपका रिज़ल्ट होता है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए हम सभी प्रश्नों को एक-एक करके हल करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, पहला प्रश्न आपसे बोला है, पहला प्रश्न एकदम आसान स्तर का है और एकदम ही आसान तरीके से आप जवाब दे दिए होंगे। तो देखिए इसका आंसर, राइट आंसर जो होगा, भारत का राष्ट्रीय फल। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है, आपको पता होना चाहिए, आम है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक है, वो है, आपको ध्यान रखना है, बी बीजी कुरियन। एक बात ध्यान रखेंगे कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में आपको ध्यान रखना है, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, आपको ध्यान रखना है कि इसकी इसी के द्वारा जो है, ये इसी के संस्थापक थे कुरियन, और इसी ने श्वेत क्रांति लाए थे। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वे दुग्ध उत्पादन से है, और यह 1965 में श्वेत क्रांति आया था। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, तो याद रखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो पहली बार 1911 कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगर राष्ट्रगान को अपनाने की बात अगर पूछा जाता आपसे, तो 24 जनवरी 1950 है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। वही राष्ट्रगान को गाने की बात अगर करा जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार 1911 में गाया गया था। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपसे बोला है कि भारतीय भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया। अंगीकार करने का मतलब है कि किस दिन ध्वज रेखा को अंगीकार किया था। तो अभी हमने आपको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में बताया कि 24 जनवरी 1950 आपको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए याद रखना है। वही यदि राष्ट्रध्वज की बात करें, तो राष्ट्रध्वज का रूपरेखा का अंगीकार 22 जुलाई 1947 में किया गया था। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि सतलुज नदी क्या उद्गम है, मतलब सतलुज नदी कहाँ से निकलता है। तो ध्यान रखेंगे कि सतलुज नदी तिब्बत से निकलता है, जो कि तिब्बत इस ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं। तो राइट आंसर इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मैगीनॉट मैगीनॉट जो रेखा है वो किन दो देशों के मध्य है। तो याद रखेंगे कि मैगीनॉट जो है रेखा, वो फ्रांस और जर्मनी को जोड़ता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। बात कर ले यदि हम आर्य समाज की, तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। और वही रामकृष्ण मिशन की बात करें, तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद है। वही प्रार्थना समाज की बात करें, तो केशव चंद के सहयोग से आत्मारंग पंडोरंग के द्वारा किया गया था। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, तो कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी इतिहास है, और वो भी कश्मीर का इतिहास है। इस बातों को आप
ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न बोला है कि भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो याद रखेंगे कि भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी के तट पर है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर ले रावी नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर याद रखना है रंजीत सागर परियोजना है। चिनाब नदी के तट पर बात करें तो दुल्हस्ती परियोजना है। गंगा नदी के तट पर बात करें तो फरक्का नदी परियोजना है। इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक और अब्दुल कलाम आजाद है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं अरुंधति राय का पुस्तक का, तो याद रखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, और अरुंधति राय का है वही। बात कर लेते हैं हम जवाहरलाल नेहरू के, तो जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 होगा। प्रश्न नंबर 11 में देख लीजिए, प्रश्न नंबर 11 में क्या बोला है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 में किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। यह एक छात्र आंदोलन था जो कि बिहार की धरती से हुई थी। अगले प्रश्न आपसे बोला है कि चीनी तीर्थयात्री हुएन सांग ने भारत का भ्रमण कब किया था। तो चीनी यात्री हुएन सांग ने भारत का भ्रमण हर्षवर्धन के काल में किया था। यदि अगर शताब्दी पूछे तो याद रखेंगे कि वे 7वीं शताब्दी में किया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि उसका भ्रमण जो है 630 से लेकर के 644 है, लेकिन शताब्दी आपका 7वीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न आपका बोला है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा याद रखेंगे 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, और टोटल 13 देश भूमध्य रेखा से गुजरता है। 13 देश में आपका कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ब्राजील, साओटोम, गैबोन, कांगो कांगो मलेशिया, अ, मालदीव, किरीबाती, युगांडा, ये सारे देश हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ये देशों से जो है भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश गुजरते हैं। बाद बाकी यहाँ पे जो दिए गए हैं प्रश्न नंबर 14 प्रश्न नंबर आपसे पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना लंचिंग, पीएसएलवी और बांग्लादेश का बनना, इन सभी चीज़ों को बताता है। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि एसएसएलवी 3 जो है ना लॉन्च किया गया था 1980 में, और उसके बाद है बांग्लादेश जो बना था 1971 में बना था। और ध्यान रखेंगे कि 23वां राज्य जो है सिक्किम जो है ना 22वें राज्य के रूप में 1975 में आया था। और 1974 में आपको जो बना था ये पोखरण में विस्फोट किया गया था। तो इस तरह से आप सजा लेंगे कि सबसे पहले कौन हुआ 71 वाला, तो सबसे पहले 71 बांग्लादेश वाला आएगा, तो 2 नंबर होगा, तो ये तो कट गए। अब 2 के बाद जो है आपको 75 वाला आएगा, 75 नहीं 74 वाला आएगा, तो 4 आएगा, तो 2 के बाद 4 ए में है, इसलिए ए आंसर राइट हो जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न बोला है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाले रेखा, तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाला रेखा मैकमोहन रेखा है। और रेड क्लिफ की बात करें तो भारत पाकिस्तान की है, डूरंड की बात करें तो भारत अफगानिस्तान की है, और स्टैफर्ड कोई रेखा नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है आपको ध्यान रखना है कांस्य युग सभ्यता है, और यह एक नगरीय सभ्यता भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले बोला है प्रश्न कि राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा दर्शाया दर्शन से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़े हुए जो है आपको ध्यान रखना है ग्राम पंचायत है, इस बातों को ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर ग्राम पंचायत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 1929 में किसी की अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। तो आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस तरह से आप देखिए कि इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज को प्रस्तावित किया गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में किए गए थे, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका
प्रश्न नंबर 19। 19 में देखिए कि 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किसके एकमात्र द्वारा धोखा मिला ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को पकड़ उसके मित्र द्वारा पकड़ मानसिंह जो है ना, राजा मानसिंह जो है ना उसके मित्र थे, और मित्र ही पकड़ करके ब्रिटिश के हवाले कर दिया और ब्रिटिश ने इनकी हत्या कर दिया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में स्थित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दुनिया का नवीनतम देश आपको ध्यान रखना है दक्षिण सूडान है, और यह जो है ना यूएनओ का 193वां मेंबर बना है, और ये देश 2011 में नया देश के रूप में उभरा था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता 2011 के अनुसार बिहार में है। 61.8% जो है ना बिहार में मात्र साक्षर लोग हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका 23 है। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न में क्या बोला है? सम्राट अशोक महान महान जिसने 40 वर्षों तक भारत पर राज्य किया की राजधानी राजधानी उस समय का नाम क्या था राजधानी का? तो याद रखेंगे कि राजधानी का जो नाम है वो ध्यान रखना है आपको कि इनके दो राजधानी हुए थे। दो राजधानी में एक राजगृह हुआ था, लेकिन ये अशोक के शासनकाल में नहीं रहा। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अशोक एक मगध वंश के शासक था, और मगध साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगीर थी। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है ऐसे प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री, तो 2 बार नहीं कई बार बन चुके हैं, अभी तो 8वीं बार ये शपथ लिए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इस जो आंसर हो जाएगा, बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं, और पलटू चाचा भी हैं। ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य याद रखेंगे कि बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। वही आसियान की सदस्य की बात करें तो टोटल आसियान के सदस्यों की संख्या 11 होने वाला है, चूंकि एक प्रस्तावित है, 10 वर्तमान में है। 10 का नाम जान लीजिए। वियतनाम हो गया, ब्रुनई हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, और ये सभी देश जो है ना शामिल है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सभी देश का नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है, बाद बाकी वियतनाम, ब्रुनई, म्यांमार शामिल है। आगे बोला है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना चुने गए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और राजेंद्र प्रसाद जी, ध्यान रखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद का जो जिला था वो सिवान जिला जीरादेई गांव से वे संबंध रखते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों का 10वां और अंतिम गुरु का जन्म पटना में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की अगला प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। इसमें ऑप्शन में जो दिया है आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन किस विभाग के मंत्री थे? तो इसको देख लीजिए, रक्षा मंत्री दिया हुआ है। उसके बाद विदेश मामले के राष्ट्रमंडल दिया हुआ है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि खाद्य एवं कृषि मंत्री दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका खाद्य एवं कृषि मंत्री 1946 के मंत्रिमंडल में थे हुए। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि वैश्विक तापन बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो विश्व का ये पहला देश है जिसने कार्बन के लिए टैक्स लगाएगा अपने देशवासियों पर। तो वो देश जो है आपको ध्यान रखना है, वो देश न्यूजीलैंड है।
तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फास्ट बीडर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन को देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो इस सभी ऑप्शन को देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फास्ट बीडर टेस्ट रिएक्टर। यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन जो है ना काफ़ी उन्नति की है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला देश पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश आपको ध्यान रखना है कि कानूनी रूप देने वाला नीदरलैंड बन गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो इसका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चुनाव आयोग ने स्थापित किया है। क्या पूछा है कि कौन सा आयोग है जो संविधान के किसी धारा के अंतर्गत निश्चित प्रावधान के अनुपालन को स्थापित किया है? तो ये हैं चुनाव आयोग, इस बातों को ध्यान रखेंगे। थोड़ा जान लीजिए चुनाव आयोग के बारे में। तो चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1950 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ है। चुनाव आयोग का जो संबंध है अनुच्छेद 324 से है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और अक्टूबर 1989 तक संसदीय निकाय था। यह एक संसदीय निकाय था, यह एक सदस्यीय निकाय था, सॉरी, मतलब इसमें एक ही सदस्य थे, 1989 तक, लेकिन वर्तमान में यह 3 सदस्यीय है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और बात कर ले यदि हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, तो इसकी स्थापना 1956 में हुआ है। बात कर ले यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना 1993 में हुआ है। बात कर ले केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो यह 1964 में बना है। तो इस बातों को, इन सभी आयोग के भी आपको ध्यान रखना है। 1900 अनुदान आयोग 1956, मानवाधिकार आयोग 1993, सतर्कता आयोग 1964 और चुनाव आयोग 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे आपको कि जो दावोस है, दावोस जो है आपको ध्यान रखना है कि ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल वाराकर कप प्रदान किया जाता है? तो वाल वराकर कप जो है आपको ध्यान रखना है कि यह जो है ना मुक्केबाजी में दिया जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किनके बीच में स्थित है? तो जो तक्षशिला है वो याद रखेंगे आपको सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर देख लीजिए, सन्यासी विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में। अगर बात कर, यहाँ आगे बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है ये पहचानना है आपको। तो ध्यान रखना है कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। कावेरी नदी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। और ये महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ है, सही है। और गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। और ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में। तो सभी सही है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि कौन सत्य नहीं है ये पूछा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय शास्त्रीय संगीत गायक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, गंगूबाई जो हंगल जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक है।
बाद बाकी सब कर्नाटकीय संगीत के गायक यहाँ पे दिख रहे हैं। आगे प्रश्न बोला है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक जो है व्याख्यान जो है आपको ध्यान रखना है, ये स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान पर आधारित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं। वैज्ञानिक तथा मतलब जिसको CSIR भी बोलते हैं, इनके अध्यक्ष जो है आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपको ध्यान रखना है नॉर्मन बोरलॉग विश्व में है और MS स्वामीनाथन भारत में है, इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बोला है कि श्री कुमार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का राइट आंसर आपको ध्यान रखना, भारत में पूछा है इसलिए बी हो जाएगा। अगले प्रश्न है श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो श्री कुमार जो बनर्जी है उस समय चूंकि ध्यान रखना है कि इनका जो संबंध है, इनका संबंध इनमें से किसी किसी से भी नहीं है। न तो वो परमाणु ऊर्जा आयोग रहे हैं, न तो परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष रहे हैं, या न तो वो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन से संबंध रखते हैं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बोला है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो है आपको ध्यान रखना है हैदराबाद में स्थित है। भारतीय बोला है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो उनका जो वे जो हैं अशोक अमृत राज जो है ना हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और खिलाड़ी भी हैं, इस बात को ध्यान रखना है। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना है कि लव का जो संबंध है टेनिस से संबंधित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे कि लव का संबंध टेनिस से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि 2024 में राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो चूंकि यहाँ 2014 की बात कर रहा है, 2014 आपसे पूछा नहीं जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 2014 में जो है स्कॉटलैंड में हुआ था, ग्लासगो में, और 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, और 22वां राष्ट्रमंडल खेल आपको ध्यान रखना है कि बर्मिंघम में खेला गया है। और इस तरह से ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रमंडल खेल है जो हाल ही में हुआ है वो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ है और वो बर्मिंघम में 2022 में खेला गया है। अब 2024 में होंगे, इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर है वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? 47। तो वृंदावन जो गार्डन है आपको ध्यान रखना है, ये आपको वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। याद रखेंगे कि वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उस राज्य का नाम बताएं जो जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री रहे हैं। सबसे ज़्यादा अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बिहार से रहे हैं। बिहार से बात करें तो 1962 में बाबू जगजीवन राम, राम सुहाग 1969 में, ललित नारायण मिश्र 1973 में, केदार पांडे 1982 में, जॉर्ज फर्नांडिस 1989 में, रामविलास पासवान 1996 में, नीतीश कुमार 1998 2001 में और लालू प्रसाद यादव 2004 में रेलवे मंत्री रहे हैं। तो बिहार में सबसे अधिक रेलवे मंत्री रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं? तो टेनिस खिलाड़ी का नाम इसमें बोला है कि टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये टेनिस खिलाड़ी ये सब में से कोई नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका बोला है कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। तो ये पहले का प्रश्न था, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न आपका मैथमेटिक्स का है, क्योंकि मैथमेटिक्स आप हल कर लेंगे, हम आंसर आपको बताते हुए चले जाते हैं। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 51 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। निकाल कर देख लेंगे। आप कैसे निकालेंगे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ एक है तो एक का आप 5/6 निकाल लेंगे।
1 का आप निकाल लेंगे 1 का निकाल लेंगे आप 1/6। तो ये हो गया आपका ए मतलब प्रथम मिश्रण का। फिर उसी तरीके से आप दू का निकालेंगे। इसके साथ दू का निकालेंगे, अर्थात कहने का मतलब है कि अब इस मिश्रण के लिए निकालेंगे 2 का, फिर इस मिश्रण के लिए निकालेंगे 3 का, और सभी को अलग-अलग जोड़ देंगे। इस तरह से आप पाएँगे, जो जोड़ कर आएगा इनमें से कोई नहीं आएगा। इस बातों को ध्यान रखना है। यहाँ 52 में बोला है कि बर्ड फ्लू वायरस है, तो बर्ड फ्लू वायरस जो है आपको ध्यान रखना है H5N1 है, H5N1 है। मोबाइल सिम कार्ड का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर और आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो सबसे अधिक चमकने वाला आपको शुक्र है, इस बातों को ध्यान रखेंगे कि शुक्र सबसे अधिक चमकता है। समुद्री शीतल पावन बहता है, तो समुद्री समीर जो है याद रखेंगे, दिन में समुद्र की भूमि से भूमि की ओर बहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे प्रश्न है, तो यहाँ प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स का सवाल है। आप 3 से इसमें गुना कर लीजिए, 4 फिर 6 से इसमें गुना कर लीजिए, तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा आपको 12 4 तिहाई 12 आर और प्लस 18 आर बराबर 90 कर लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आर कितना आ जाएगा। यहाँ पे 3% आ जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न बोला है कि 100 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचता है, तो इस तरह से आप पढ़ लीजिए। अब इसको बना लीजिएगा, चूँकि यहाँ पे एगो है 100, यहाँ पे एक है 50। अब यहाँ ओवरऑल 96 में करने से 20% का लाभ हो रहा है, तो जब 20% लाभ हो रहा है तो इसका जो है ना एक लाभ काट करके आगे यदि आपसे हटाया जाए तो 96 गुने 100/120 निकालना होगा। ये जैसे ही निकालते हैं आप, तो ये 80 आ जाता है निकल के, इसका मतलब यहाँ 80 आ जाएगा। तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। घटाने से इसको घटाने से 30 और इसको घटाने से 20, तो 3:2 आंसर हो जाएगा। तो 3:2 इसका आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे 3:2 डी में दिया है, इस तरह से ध्यान कर लीजिए, इस तरह से बनाए जाएंगे। आगे बोला है कि यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी आवर्तकाल अगर टी इक्वल टू पूछा जाए तो √L/G होता है। तो आपको पता है कि चंद्रमा पर जी का मान कम होता है, और जैसे ही नीचे वाला कम होगा तो इसका मतलब ऊपर वाला ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर वाला ज़्यादा हो गया, इसका मतलब लंबाई ज़्यादा हो गया, तो घड़ी जो है धीरे धीरे चलने लगेगा। धीरे धीरे चलने का मतलब सुस्त हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला बोला है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु की कांच से होकर गुजरती है तब कौन सा प्रत्यावर्तन प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा कि आवृत्ति का कोई असर नहीं होता है, चाहे वो कोई भी माध्यम में हो, लेकिन वेग और तरंग दैर्घ्य बदलते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। तो वेग और तरंग दैर्घ्य, केवल वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाएंगे। तो इसमें दिया हुआ है आवृत्ति, वेग, तरंग दैर्घ्य और वेग, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि एक पिंड कुल कुल दूरी का आधा भाग v वेग यात्रा करता है, और फिर उसके बाद जो है ना v2 वेग से यात्रा करता है आधा दूरी, तो पिंड का औसत वेग क्या हो जाएगा? तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा, और इस तरह के प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, ये जो होता है 2 × V1 × V2 होता है। ऐसे प्रश्न के लिए ऐसे ही जवाब होंगे, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बोला है एक्स किरणें का क्रिस्टलीकरण के कारण अध्ययन के लिए किया जाता है। काहे किया जाता है एक्स किरणें का? तो एक्स किरणें का ध्यान रखना है, एक्स किरणें का तरंगदैर्घ्य क्रिस्टलीकरण के अंतरा परमाणु की दूरी की परिणामी कोटि के समान होती है। मतलब कहने का मतलब है जो तरंगदैर्घ्य होता है और क्रिस्टलीकरण का जो परमाणु का जो दूरी होता है वो सेम होता है, इसीलिए इसको प्रयोग किया जाता है। बोला है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखेंगे वास्तविक और उल्टा। मनुष्य के नेत्र में उत्तल लेंस होता है जो कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है।
आगे है सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्विंकलर चूर्ण जिप्सम मिलाने के उद्देश्य क्या है? तो इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि सेटिंग की दर को मंदित करना है, ठीक है। यहाँ ग्राइंडिंग प्रक्रम इसलिए किया जाता है ताकि सेटिंग को दर को धीरा किया जाए। इस बातों को ध्यान रखना है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है, 75%, 65 से 75% होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है? आगे प्रश्न बोला है, यहाँ देखिए इसको जोड़ के देख लीजिएगा। ये जोड़ने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या है? बोला है कि यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य है, तो गुणोत्तर माध्य आपका दिया हुआ है 8। तो बोला है तो संख्याएं क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि इसकी संख्याएं जो है राइट राइट आंसर हो जाएगा 4 और 16। 4 और 16 जो है याद रख लीजिए कि गुणोत्तर माध्य इसका 8 है। इसका मतलब किसको वर्ग गुना करके वर्ग करेंगे, जो 8 आ जाएगा, बस वही आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर बी है, जो गुना करने के बाद उसका वर्गमूल करे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ याद ध्यान रखिए कि इसको बोला है कि भाई इसको हल करने के बाद क्या आएगा, तो सिग्मा एफ एक्स गुने सिग्मा एफ निकाल दीजिए, अर्थात इसको गुना करके निकाल दीजिए, फिर इसको सबको गुना कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और यहाँ भी जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद दोनों को एक दूसरे से भाग कर दीजिए। तो इससे इससे आपको जो है ध्यान रखिएगा, इससे निकल के आंसर जो आ जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, आप हल करके देख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखिए, इसको हल करने के बाद जो है हमको कितना मिलेगा। तो सबसे पहले इसका हल कीजिए। ये जो है ना याद रखिएगा कि ये जो है ना, ये किस में टूट जाएगा, तो 4+3 में, अर्थात 4√4 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √4 का मतलब होता है 2+√3। अब 2+√3 तो जैसे ही 8 में गुना करेंगे तो 16+√3 हो जाएगा। 16+√3 हो गए। अब 16+√3, ये 3 इसमें जुड़ जाएंगे तो 16×3 19+√3। अब ये 19+√3 किस में टूटेगा, तो 19+√3 16+3 में टूट जाएगा। 16+3 में टूटेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 16+3 का मतलब 4+√3 आ जाएगा। 4+√3 तो ये √3 से √3 कट गया, तो अब √4 आ गया। √4 आएगा तो √4 का मान 2 होता है। √2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग का एक समान होता है, तो एक समान ध्यान रखिएगा 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बोला है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो त्रिभुज की संख्या इसमें बताने के लिए याद रखिएगा, जब भी कोई फिगर इस तरह का मिले आपको, इस तरह का मिले तो आप ऐसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो इसका मतलब 16 त्रिभुज यहाँ से हो गया, तो यहाँ से 16 त्रिभुज हो गया। अब उसके बाद 16 त्रिभुज जब हो गए तो यहाँ से तो आपको पता चल गया कि 16 त्रिभुज है। अब यहाँ देखिए कि एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, और एक त्रिभुज ये, अर्थात कोई भी फिगर अगर ऐसे काट दिया जाए तो 4 त्रिभुज बन जाते हैं। तो 16 4 कितने हो गए, 16+4 हो गए 20। और जैसे ही आप इसको इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो एक बड़ा त्रिभुज में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो 4 गो और बन जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 24 गो, तो 24 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 24 ऑप्शन एक में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा। अगला 72 की ओर बढ़ते हैं। 72 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल मंदक का काम करता है, D2O जिसको कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है? अगला प्रश्न बोला है कि एल एम एन तीनों पूर्णांकों का गुणनफल -175 है, तो निम्नलिखित में कौन सा मतलब ऋणात्मक होना चाहिए? कौन ऋणात्मक होना चाहिए? इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ऋणात्मक जो है याद रखिएगा एल एम बटे एन होगा, ऋणात्मक होना चाहिए। बोला है पाइप टंकी ए सामान्य रूप से 2 घंटे में भर सकता है। हमसे बोला है कि एगो पाइप है जो 2 घंटा में भर सकता है। छेद होने के कारण 30 मिनट ज़्यादा देर लग जाता है।
तो बताइए कि छेद के कारण कितना देर में खाली हो जाएगा। तो 2 घंटा का मतलब 60 मिनट हुआ, छेद के कारण लग गया कितना मिनट, सॉरी 60 मिनट नहीं 120 मिनट, और छेद के कारण लग गया 150 मिनट। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपको 1800। अब 1800 जैसे ही इसमें भाग कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपको 15, और इससे भाग कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 12। दोनों का अंतर कितने का है, 3 का। अर्थात कहने का मतलब है कि छेद का एफिशिएंसी कितने का है, 3 का। तो 3 से जब इससे ही इसमें भाग कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 600 मिनट। 600 मिनट का मतलब होता है 60 से भाग कीजिए 10 घंटा आ जाएगा। 10 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 घंटा इसका राइट आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें बोला है कि कौन सा मान n मान के लिए बराबर होगा। बोला है n टर्म बराबर है, तो n का मान क्या है। तो देख लीजिए कि आपको पता करना है, एक a प्लस n-1 इंटू डी। तो डी इसमें क्या आ जाएगा, 7। दोनों का अंतर कितने का है, 7 का। अब फिर हो जाएगा यहाँ 63 है तो 63 प्लस n-1 इंटू हो जाएगा, यहाँ 2 का अंतर है तो 2 हो जाएगा। अब इस तरह से दोनों में n का कौन कौन मान रखेंगे जो आपको बराबर आंसर आ जाएगा। तो 13 रखिएगा n की जगह, तो दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोला है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम प्रमुख उत्पाद कौन सा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगले प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से बृहस्पति को शुक्रवार तथा शनिवार का औसत तापमान इतना है। तो कौन कौन दिन है, बृहस्पति, शुक्र और शनि का तापमान दिया हुआ है। फिर दिया है शुक्र, शनि और रवि का तापमान दिया हुआ है। तो अब फिर अलग से बोला है कि यदि रवि का इतना है तो बताइए कि इस बृहस्पति का कितना है। तो ध्यान कर लीजिए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको यहाँ 3 दिन का है तो 3 से गुना कर दीजिए, फिर यहाँ 3 दिन का है तो 3 से गुना कर दीजिए। जैसे ही दोनों का 3 से गुना कीजिएगा और लास्ट में दोनों को जब जब दोनों को तो इसमें से 40 घटा लीजिएगा, और 40 घटाने के बाद जो बच जाएगा इसमें से घटाइएगा, जैसे घटाइएगा 37 निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर 37 हो जाएगा। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में सूचनाओं पर विचार करें और विचार करके बताना है। तो बोला है कि भाई जो गीता और रीना है, गीता और सीता का जो आयु बराबर है, तो गीता सीता की आयु एक्स, एक कोनों को मान लिए तो ये 2x हो गया दोनों का जोड़ करके। बोला है रीना की आयु दोनों के आयु के योग के बराबर है, इसका मतलब दोनों के जोड़ के बराबर थे, इसका मतलब 2x के बराबर रीना की आयु हो गया। अब बराबर में कितना हो गया, 88। 4x बराबर अगर 88 है तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 22 आ जाएगा, x की वैल्यू 22 आएगा। रीना की आयु पूछा है तो रीना 2x में है तो 2x में 22 दूना 44 हो जाएगा। 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 44 यहाँ दिया हुआ है, 44 आंसर हो जाएगा। बोला है कि इस पैसे के सिक्के का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो बोला है कि 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। तो अब इसी अनुपात से आप लगा सकते हैं कि अनुपात क्या है, कि देखिए कि 25 वाला 1 है, 10 वाला 2 है और 5 वाला 3 है। तो 3 से जिस ऑप्शन में भाग लग जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको भाग सी में लग रहा है, सी आंसर हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जा रहा है, तो 12 बजे वो दोपहर इसको सही समय किया गया तो 4 बजे का समय दिखाएगा। तो 4 बजे का समय कितना आगे होकर दिखाएगा, सो बोला है। तो देखिए कि कितना प्रतिदिन 15 मिनट आगे होने का मतलब है कि 24 घंटा में 15 मिनट, तो 15/24 कर लिए। अब ये 12 बजे से 4 बजे तक जो है, दोपहर 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का समय कितने देर का हो जाएगा, 16 मिनट। जैसे ही 16 से गुना कीजिएगा तो 10 मिनट निकल करके आ जाएगा। तो 4:10 में वो जो है ना समय दिखाएगा, उस समय 4:10 दिखाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। 4 घंटिया जो है बज रहा है इतना इतना देर पर, तो बताना है कि वे एक समय जो है बजने लगेंगी, कितने देर बाद बजेगा एक समय। तो इन सभी का एलसीएम निकालिएगा तो सब निकालने के बाद जो आ जाएगा 60 120 मिनट आएगा। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। 2 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है, अगला प्रश्न, ये प्रश्न नंबर था आपका 81। अब है 82। 82 में देखिए कि बोला है एवेस्टस के कारण होने वाला रोग। एवेस्टस के कारण जो है आपको ध्यान रखना है कौन सा रोग होता है। तो एवेस्टस के कारण लकवा हो जाता है, इस बातों को ध्यान रख लें, या पक्षघात हो जाता है। इस बातों को, सॉरी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी
इसका आंसर जो हो जाएगा एफेसेमा हो जाएगा। एवेस्टस की कमी से एफेसेमा हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि इंसुलिन कहाँ उत्पादित होता है? तो इंसुलिन पेनक्रियाज में उत्पादित होता है, जिसको हम अग्न्याशय भी कहते हैं। मनुष्य के पैरों में हड्डियां कौन कौन सा है? तो मनुष्य के पैर में याद रखिएगा फिबुला और टिबिया टिबिया होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी इसी को बोलते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। रतौंधी जो है ना इसी के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है? तो अगला प्रश्न जो बोला है कि निम्नलिखित 5 लाल तथा 4 सफ़ेद है। यदि कोई व्यक्ति यादृच्छा रूप से एक जूता उठाता है तो यह सफ़ेद जूता, तो सफ़ेद होने की प्रायिकता पूछा है, तो सफ़ेद कितने हैं? 4, टोटल कितने हैं? 9, तो 4/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि 2 टन तक 5 दिन में 2 टन तक जो है 2 पृष्ठ बनाएगा। 5 मिनट में 2 पृष्ठ, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने में कितने टंटकों की आवश्यकता होगी? तो याद रखिएगा काम कौन सा होगा? दू और यहाँ 20, तो 20 वाला ये दोनों के साथ आ जाएगा और दू वाला इसके साथ आ जाएगा। बस 2 गुने 5 गुने 20 हो जाएगा, और बटे में 10 गुने 2 हो जाएगा। काटिएगा तो 10 निकल करके आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग याद रखिएगा कि वायु का वेग संबंधित है पृथ्वी के धुरी घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से और पृथ्वी के दाब प्रवणता से। तो दाब प्रवणता से वायु का वेग संबंधित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। वायु का वेग आपको ध्यान रखना है, धुरी से कोई मतलब नहीं है, चक्कर से कोई मतलब नहीं, तापमान से कोई मतलब नहीं, दाब प्रवणता से मतलब होता है। बोला है कि मानव शरीर में रक्त चाप नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर का जो रक्तचाप है, याद रखेंगे कि मानव शरीर का रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन से नियंत्रित होता है। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो कंप्यूटर में जो वायरस है आपको ध्यान रखना है कि वायरस का संबंध प्रोग्राम से है, इस बातों को, प्रोग्राम को वो डैमेज करता है। अधातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि याद रखेंगे क्योंकि इसमें स्थिरतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण से। अगले प्रश्न बोला है कि राम 8 वर्ष का है, कार्य की एक श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन 10 वर्ष के बच्चे के समान है। 8 वर्ष का बच्चा यदि 10 वर्ष के बच्चे के समान करता है, तो याद रखिए कि उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगा, अर्थात बुद्धि लब्धि सबसे अधिक होगा। तो याद रखिए वो 125 हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा, देखिए आगे प्रश्न कौन सा है। आगे जो प्रश्न है याद देखिए, 93 नंबर प्रश्न है। बोला है कि संख्या इतना का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो लघुत्तम समावर्तक याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए 27 है, 63 है, 32 है। तो थोड़ा शॉर्ट तरीके में निकालने का तरीका ये है कि यहाँ 72 है, इसका मतलब 9 और 8 से कटेगा, तो ये 8 से कभी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब ऑप्शन ये 8 से कट सकता है, ये भी कट सकता है। ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि 9 से भी कटना चाहिए, तो इसको जोड़िए तो 5 1 6 6 3 9 9 2 11 आ गया, 9 से कभी नहीं कटेगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बोला है कि 5,000 रुपया पर 2 वर्ष में 3,000 साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर याद रखेंगे कि ब्याज की दर कितने परसेंट से मिल रहा है, तो बस इतना गुने 100 कर दीजिए और नीचे मूलधन गुने आप समय कर दीजिए। काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो। अब उसके बाद काट दीजिए, 5 दूना ये 10 आ गया, 10 से काटिएगा इससे तो 3 मरतबे कट जाएगा, 3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, दोनों का सम्मिलित कर लिया जाता है तो 325 किलोग्राम हो जाता है, तो बताइए कि श्याम का भार कितना है? तो याद रखिएगा कि राम का वजन एक दूसरे का कितने का अंतर है? 25 का अंतर है, तो एगो एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस 25 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 325, ये 25 घट जाएगा तो 300 आ जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा 300। अब काट दीजिए 2 से 150, तो छोटका वाला का पूछा है, छोटका वाला का हो जाएगा 150।
50 राइट आंसर हो जाएगा। बड़का वाला का पूछता तो 175 हो जाता। बोला है कि 2097 में ओवन की कीमत जो है 2500 है, 2000 में उसका कीमत 4800 हो गया। तो बताइए 97 से 2000 में कितना प्रभाव पड़ गया प्रतिशत में। तो ये देखिए कि अगर ये 5000 हो जाता तो सीधा 100% बढ़ जाता, लेकिन ये 5%, 5000 से थोड़ा ही कम है, तो 100% तो खैर हो ही नहीं सकता है, 100% से ऊपर। अब 50% से बहुत अधिक है, तो राइट आंसर इसका 92, 192, सीधे 92 हो जाएगा। मनु तथा भरत का आयु क्रमशः 6:5 है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। तो बताइए कि 8 वर्ष के पश्चात आयु का औसत क्या हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ 6 5 11, 11 से भाग कीजिएगा, 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 4, 4 से गुना कर दीजिए, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, 24 और 30 को जोड़िएगा, तो जैसे ही जोड़िएगा तो ये आ जाएगा, नहीं जोड़ना नहीं है, एक एगो का 24 आ गया, एगो का 30 आ गया। अब बोला है 8 वर्ष के पश्चात उनका आयु, तो इसमें जोड़िएगा 8 वर्ष तो 32 आ जाएगा, इसमें जोड़िएगा 8 वर्ष तो 32 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 6 पंचे 30 और 4 पंचे 20। एक मिनट, यहाँ पे जो आ रहा है 11 से जब भाग कर रहे हैं तो ये 4 आ रहा है, तो 4 से गुणे तो 6 चक 24 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, अर्थात 8 वर्ष जोड़ने से 28 आ जाएगा और 8 वर्ष जोड़ने से 32 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, औसत बोला है तो 2 से भाग कर देंगे 30 आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है। तो ये वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है और 25% मिर्गी से है और 10% दोनों से है। तो याद रखिएगा कि इसको बनाने के लिए 10 यहाँ दे दीजिए, यहाँ 40 लिख दीजिए, यहाँ 25 लिख दीजिए। जब इसमें से दोनों को घटाइएगा तो यहाँ 15 बच जाएगा, अर्थात खाली ई वाला जो है ना 15 है, मिर्गी वाला खाली 15 है, इसमें से इसको घटाइएगा तो 30 बच जाएगा। अब यहाँ 30, 15, 45, 45 और 10, 55, 55% रोग से ग्रसित है, और नहीं ग्रसित वाला या 100 में से घटा लीजिए 55 को, तो 45 आ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, 45 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका कौन सा होगा, ये आपका प्रश्न हो जाएगा 100। 100 नंबर प्रश्न देखिए, 100 नंबर प्रश्न में क्या कहा है कि 20% की छूट दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्गेनाइजर है की कीमत 100 रुपया हो जाती है। तो 20% छूट देने पर 100 रुपया हो रहा है, इसका मतलब 100 गुने 100/80। अब यहाँ इस 80 से इसको काटिएगा तो सीधा 125 आ जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 125 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो है आपका रीजनिंग से है। रीजनिंग में हम सिर्फ बताते चले जा रहे हैं, आप ध्यान कर लीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट में जहाँ जहाँ ट्रिक होगा मैं बताऊंगा, ऐसे आंसर आपको हम बता दे रहे हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर देख लीजिए, बोला है कि मोड़ने पर कौन सा आ जाएगा, तो मोड़ने पर आपका डी हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है, अगला बोला है कि इसमें जो है कौन सा आ जाएगा हल करने से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, 102। हाँ, 102 का आंसर हो जाएगा ए, मिला लीजिएगा, 102 का आंसर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखिए कि यहाँ पे बोला है कि कौन सा हो जाएगा, तो इसको निकालिएगा, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा, 103 का आंसर सी हो जाएगा। 104 का आंसर क्या हो जाएगा, 104 का आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखिए कि बोला है कि एक दौर में आगे और पीछे से, तो आगे से भी बोला है और पीछे से, तो ये रैंकिंग का सवाल है। रैंकिंग का सवाल आपको आगे से भी बोला है कि 5 और पीछे, तो 5, 5 + 5 10 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, इस तरह से 9 आ जाएगा इसका आंसर। आगे बोला है कि इसमें कौन आएगा, तो इसमें कौन आएगा, यहाँ देखिए कि सी का बोला है एक्स लिख दे रहे हैं, ए का हम पी लिख दे रहे हैं, तो यहाँ बोला ए का पी लिख रहे हैं, तो पी तो सभी में है। उसके बाद एम का क्या लिख रहा है, तो एम का देखिए, एम का लिख रहा है, एम का ओ लिख रहा है, तो ओ इसमें है, और एम का ओ इसमें है, तो इस तरह से अब यहाँ पे जी भी होगा। अब यहाँ ई को छोड़ दीजिए, आर को क्या लिख रहा है, आर को वाई लिख रहा है, वाई वाला जो है आपका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से बना लेना है। इसमें देखिए 106 में कौन होगा, तो 106 में यहाँ पे देखिए ए बी एक खिलाड़ी है और 1 से 25 तक किसी संख्या को चुनते हैं, यदि वे एक दोनों को ही चुनने जाते हैं, तो इसमें एक बोला है 106 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 24/25।
25 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, एक ही को चुनना है और ध्यान रखिएगा 25 टोटल है, तो NE/NS होता है, तो 24/25। नहीं जीतने की प्रायिकता बोला है, जीतने जीतेगा तो एक ही, तो नहीं जीतेगा 24 को, तो 24/25 हो जाएगा। बोला है कि इसमें कौन सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 107 का। 107 में जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, बी हो जाएगा। बी आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला बोला है, अगला अब 108। 108 में क्या बोला है, त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो त्रिभुजों की संख्या कितना हो सकता है, तो याद रखिएगा कि इसमें त्रिभुज 1 2 2 3 4 5 6, 6 तो यहाँ हो गए 6। अब यहाँ से ये एक हटेगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो 9 हो जाएगा, 9 यहाँ हो गए, 9 1 10 हो गया, 10 1 11 हो गया। उसी तरीके से यहाँ 12 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा, 13 1 पूरा बड़ा वाला 14 हो जाएगा। अर्थात 14 तक हो सकता है, 11 से लेकर के 14 तक आपको ध्यान, 15 से लेकर के 17 तक हो सकते हैं। इस तरह से ध्यान रखेंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चलता है, और उसके बाद 1.5 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चलता है, तो बताइए 4 घंटे की कुल दूरी कितना हो जाएगा। तो 50 से आप 2.5 में गुना कर दीजिए 2.5 में, और फिर इसमें 1.5 में गुना कर दीजिए, जोड़िएगा तो 230 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है कि भाई अगर इसके बराबर इतना है तो इतना बराबर क्या हो सकता है। तो या तो हम ध्यान रखेंगे कि या तो यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे और यहाँ 1 लेंगे, तभी जा करके यहाँ 5 आ सकता है। तो यहाँ 2 लीजिए या यहाँ 5 लीजिए, y का मान, तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10, सॉरी, या ये सॉरी, यहाँ y का मान 1 लीजिए, तो 4 दूना 8, 8 है 1 9, 8 2 10, तो 10 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम 2 और यहाँ पे 1 मान करके बनाए हैं, तो बन गया है। उसके बाद बोला है कि भाई इसमें कौन सा आ जाएगा, तो इसमें जो है 111 का आंसर सी हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद 112 में बोला है कि कौन सा होगा, तो 112 में ध्यान रखिए, इसको हल करके देख लीजिएगा। 112 जो है ए हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। 113 में देख लेते हैं। 113 में बोला है कि 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 18, 18 18 चौक 72, 72 पंचे इतना, इतना छक्का 200, 2116, 2160 हो जाएगा। उसके बाद 114 में देख लीजिए, 114 में कौन सा आएगा, तो 114 का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ध्यान रखिए, 114 का बी हो जाएगा। 115 का देख लीजिए, 115 में कौन सा आएगा, सभी का हम लगा दे रहे हैं, आप लगा लीजिएगा एक बार देख करके। 115, तो 115 के राइट आंसर ए हो जाएंगे, इस बातों को ध्यान रखिए, ए हो जाएंगे। 116 का राइट आंसर देख लीजिए, 116 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 117 का देख लीजिए, 117 में क्या करना है, यहाँ बोला है कि भाई 4 बढ़ा दिए, फिर उसके बाद 6 बढ़ा दिए, इस तरह से करते गया है, सॉरी 4 नहीं, इधर 6 घटा दिए, फिर 6 घटा दिए, और यहाँ देखिए कितना जोड़ दिया है, तो यहाँ जो यहाँ 9 घटा दिया है, तो 9 घटेगा, 9 घटेगा तो 52 आ जाएगा, यहाँ बी आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से आप देख लीजिए, इसमें बोला है कि भाई 80 गो है और 80 गो सिर है, तो इसका मतलब 80 चिड़िया और जानवर दोनों मिला करके ही 80 सिर है, तो इसका मतलब 80 ही होगा। अब बोला है दोनों का रेशियो जो है ना 1:3 है, 1:3 है। अब 1:3 है, तो इस तरह से ध्यान रख लीजिए कि 1:3 है, तो 1:3 में इसमें अगर x का मान निकाला जाए तो 80/3 आ जाएगा, 80/3। अब उसके बाद आपसे बोला है कि चिड़िया और घोड़े, चिड़ियाघर में घोड़ों की संख्या क्या है, तो चिड़ियाघर में घोड़ों की संख्या ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 118 का, 118 का आंसर बी हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि 400 मीटर लंबे पुल है और 30 मीटर में 30 मीटर प्रति सेकंड में जो है ना ट्रेन जो है ना गति से चल रहा है, तो 20 सेकंड में समय लगाता है पार करने में, तो क्या है उसकी मतलब लंबाई क्या है ट्रेन की, ट्रेन की लंबाई क्या है, ये पुल की लंबाई दिया हुआ है,
तो याद रख लीजिए कि मान लीजिए कि 400 है और 400 में x जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 30 से भाग कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा। इसको जब हल कीजिएगा तो ये 600 आ जाएगा, 600 में 400 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 200। 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ देखिए कि इसको बोला है कि भाई जा रहे हैं उत्तर की ओर 1 किलोमीटर, फिर इधर 3 किलोमीटर चल गए, फिर उसके बाद इधर 5 किलोमीटर आ गए। तो अब यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर हो गया और ये 3 किलोमीटर है तो इसकी दूरी क्या है, 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर कौन है, ये उत्तर पूर्व है तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पूर्व है तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना था। अब यहाँ देखिए अगले प्रश्न 121 है, असंगत कौन है, तो यहाँ ये विषम है, असंगत है, बाद बाकी सब सम है। उसके बाद बोला है कि भाई छांटिए, समूह को छांटिए, कौन सा हो जाएगा। तो समूह को छांटने का आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर उठना चढ़ाना एक नज़दीकी आपस में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि भाई यहाँ 123 से 125 तक एक के लिए बनाया गया है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए हम बता दे रहे हैं 123 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 124 का आंसर जो है, अब देख लीजिए 124 का आंसर क्या हो जाएंगे, 124 का सी हो जाएगा। 125 का देख लीजिए बेंच, 125 में आपका आंसर हो जाएगा ए, 25 में ए हो जाएगा। 26 में देखिए, 26 में कैसे बनाया है, तो 26 में बोला है कि भाई यहाँ देखिए कि ये जो है ये किस प्रकार से आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 5 गुने 5 होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 5 गुने 4 होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 6 गुने 3 होता है। तो ये दोनों को जोड़ने से कितना 16 4 गुने 4 आ जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से ए आंसर इसका हो जाएगा। उस तरह से बोला है कि ए एक भोजन पार्टी के अंतर्गत 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो कितने कितने मिलाए जाए हाथ मिलाए जाएंगे। तो ऐसे सवाल के लिए आपको ध्यान रखना है 1/2 10 माइनस 1 याद रखिएगा, इस पर हल कर लीजिए तो 45 आ जाएगा। अगले प्रश्न बोला है कि कल से एक दिन पहले, तो यहाँ पे राइट आंसर 128 का हम बता दे रहे हैं, बी हो जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। उसके बाद 129 का देख लीजिए, एक तो आसान प्रश्न है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो दुगुना करते हुए चला गया है, तो 48 दूना कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है कि भाई 2 वर्ष के पश्चात जो है ना 64 हो जाता है, तो इसका राइट आंसर 81 हो जाएगा। 130 का 81 हो जाएगा। 64 में बोला एक छोटे टुकड़े है, तो बोला है कि एक घन का 64 टुकड़े हैं तो कितने फलक जो है ना, बोला है कि 2 सतह दिखाई पड़ेंगे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 24 सतह ऐसे मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 132 का, तो 132 का आंसर बी हो जाएगा। बी जो है यहाँ देखिए, बी में बी हो जाएंगे, यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 8 गो, यहाँ 7 गो, यहाँ 6 गो, यहाँ यहाँ पे 5 गो आएगा, तो 5 गो वाला कौन कौन है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब दोनों हैं तो ये दोनों में से कौन सा आएगा, तो लगभग ये दोनों सेम ही नज़र आ रहे हैं, देख लीजिए ये दोनों सेम ही नज़र आ रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट होगा। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला है कि भाई 3 का 11 लिख रहे हैं तो 4 का क्या लिख देंगे, तो 4 का आपको ध्यान रखना है। 133 का आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा, 30 लिख देंगे। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि 30 कैसे लिखाया जाएगा। अब वहाँ पे देखें, यहाँ देखिए कि 6 घंटियाँ बज रही है, तो बजने के बाद जो है 30 मिनट में कितने बार बजेगा, तो 30 मिनट में आपको ध्यान रखना है कि 30 एलसीएम निकाल लीजिएगा और उसके बाद 300 मिनट में भाग कर दीजिएगा, अर्थात एलसीएम जब निकालिएगा तो 300 सॉरी 300 नहीं, छतरी 1800, 1800 में भाग कर दीजिएगा एलसीएम से, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, ये प्रश्न नंबर कितना है, 134, 134 का आंसर हो जाएगा सी। 134 का आंसर जो हो जाएंगे सी, 11 आ जाएंगे। इस बातों को ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए, आगे इस तरह का फिगर है, इस फिगर को देख करके आपको बनाना है। हम इसको सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, 135 में क्या क्या आंसर होंगे, तो 135 का बी हो जाएगा। 136 का आपको हो जाएगा, 136 में
डी हो जाएंगे 136 में डी, 137 में देखिए, 137 में आपका हो जाएगा सी, 137 का सी, 138 की बात कर ले तो यहाँ पे विपरीत पूछा है, तो विपरीत में कॉमन से चलते हैं इधर, तो 5 4 1 और 5 3 6, तो 5 3 6, तो इस तरह से ध्यान कर लीजिए कि 4 का अपोजिट 3 हो गया, 1 का अपोजिट 6 हो गया, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 4 के अपोजिट बोला है तो 4 के अपोजिट 3 हो जाएंगे, उस तरह से उसके बाद बोला है 2 के अपोजिट बोला है तो 2 के अपोजिट आपको 5 हो जाएगा, उसके बाद देखिए 6 के अपोजिट पूछा है तो 6 के अपोजिट आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे इन सभी को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको ध्यान रखना है कि क्या आएगा, पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको लगा लीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से बोला है कि कौन आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका 143 का जो आंसर हो जाएगा, 143 का डी आंसर हो जाएंगे, 144 का देखिए, सॉरी 142 का, 142 सॉरी गलती बोला गया, 142 का आंसर जो हो जाएगा, 142 का ए राइट आंसर होगा, एम होगा। उसके बाद है 143, 143 में देख लीजिए कि क्या गड़बड़ है, तो 143 में आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए कि पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ वाला होगा, तो ये दोनों तो गलती हो गया। अब ये और ये में से कोई हो सकता है, तो यहाँ पे दो गो दे दिया है, और यहाँ देखिए दो गो के बाद एगो आ जा रहा है, तो दो के बाद एगो वाला इसी में है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसमें बोला है कि भाई कोडिंग कीजिए, तो कोडिंग में देख लीजिए कि यहाँ एस का यू लिख दिया है, फिर एन का लिख दिया है, एन का पी लिख दिया, दो दो को घटा के लिख दिया, तो दो दो को आप घटा के लिख लीजिए, दो दो को घटा के बोलिएगा, तो 144 का जो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे सी आंसर आ जाएगा। असंगत चुनना है, असंगत में बोला है ये सभी जो है ना, ये सफेद का घटक है, सफेद बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ बोला है 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 8 5 13, अब 13 7 21, 13 8 21, 21 और 13 जोड़ेंगे तो 34, इस तरह से ध्यान रखेंगे। अब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 147, 147 का ए हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, 147 का ए भांजा हो जाएगा। 148 का देख लीजिए, 148 का क्या आएगा, तो 148 के आंसर जो हो जाएंगे आपको सी हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा। 149 का देखिए, 149 चूंकि इस पीडीएफ में नहीं है, तो आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर आप चैनल को आगे बढ़ाते हैं तो इस तरह के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम आपको कराते रहेंगे, और आपका एग्ज़ाम अच्छा से निकल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।